स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 13 अगस्त 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि महिलाओं को अब हर महीने 2500 रुपये भाजपा और जेडीयू सरकार देने जा रही है। जी हां, भाजपा जेडीयू सरकार जल्द ही बिहार में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने की घोषणा कर सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले महिलाओं के खाते में योजना की पहली किस्त पहुँच करके बिहार सरकार महिलाओं को पूरी तरीके से अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर सकती है। इस योजना का क्या नाम हो सकता है, इस पर अभी विचार विमर्श हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस योजना के नाम पर अंतिम मोहर लगाएंगे जब कांग्रेस पहले ही बिहार में चुनाव जीतने पर माई बहन मान योजना के अंतर्गत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने की घोषणा कर चुकी है। वहीं पर अब जेडीयू और बीजेपी की सरकार इस तरह की घोषणा कर सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि जेडीयू बीजेपी की सरकार इस तरह की घोषणा बिहार वासियों के लिए कर सकती है? हाँ या ना नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपकी कमेंट की, आपकी जवाब की हमें इंतजार है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखिए। दोस्तों बिहार में 16 अगस्त से पुरखों की जमीन के कागज दुरुस्त कराने का मौका मिल आया है। जमीन को अपने नाम कराने का सुनहरा अवसर मिलेगा। दरअसल बात यह है कि बिहार के गांव-गांव में अब जमीन की असलियत सामने लाने का सबसे बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। जमीन सर्वे के दौरान मिले विवादों और फिर अधूरी सूचनाओं ने राष्ट्र एवं भूमि सुधार विभाग की नींद उड़ा दी है। कहीं जमीन का कुल एरिया दर्ज है पर प्लटवार चौहद्दी गायब, तो फिर कहीं पर खाता खेसरा की इंटरी में गड़बड़ी। सबसे बड़ी परेशानी लाखों एकड़ ऐसी जमीन जो कि अब भी पुरखों के नाम पर दर्ज है, जबकि वर्तमान पीढ़ी मौखिक बंटवारे के सहारे उस पर काम कर रही है। इसी राजस्व पहली को सुधारने के लिए 16 अगस्त से 20 सितंबर तक राजस्व महाअभियान चलेगा। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के मुताबिक इस मुहिम से बंटवारे के झगड़े काफ़ी हद तक खत्म होंगे और फिर हर रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। इस वक्त विभाग के पास 4.5 करोड़ जमाबंदी ऑनलाइन है, मगर उनमें भारी संख्या में अशुद्धियां हैं। यह कंप्यूटरीकरण के दौरान गलत एंट्री, प्लटवार डेटा की कमी और फिर पुरानी जमाबंदियों में अधूरी जानकारी है। जब बिहार के 45,000 रेवेन्यू विलेज में एक टीम बनाई जाएगी। टीम प्रिंटेड जमाबंदी लेकर के घर घर जाएगी, जिसके नीचे खाली जगह होगी ताकि लोग तुरंत सुधार दर्ज कर सके। इसके बाद पंचायत स्तर पर हल्का कैंप लगेगा। एक पंचायत में 2 बार कम से कम 7 दिन के अंतराल पर मौके पर ही आवेदन की प्राथमिक एंट्री होगी। OTP से रजिस्ट्रेशन होगा, फिर अंचल कार्यालय में फाइनल एंट्री और फिर निपटारा होगा। दोस्तों अब बिहार के मुखिया और सरपंचों को डेथ सर्टिफिकेट देने का अधिकार मिल गया है। यह आदेश जारी कर दिया है नीतीश सरकार ने। यह बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। आपको बता दूं कि राष्ट्रीय एवं भूमि सुधार विभाग ने 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक चलने वाले राजस्व महाअभियान के दौरान उत्तराधिकार और बंटवारे पर आधारित नाम परिवर्तन को आसान बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इस संबंध में सभी जिला समाहर्ताओं को निर्देश जारी किया है कि 10 अगस्त को राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान में पंचायत प्रतिनिधियों के संघों के साथ हुई बैठक में इस विषय पर चर्चा की गई थी। जब बैठक में मौजूद प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया है कि कई पुराने मामलों में जिन रैयत या फिर जिनके नाम से जमाबंदी है उनकी मृत्यु कई वर्ष पहले हो चुकी है, लेकिन उनका डेथ सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं है। ऐसे मामले में तत्काल प्रमाण पत्र बनवाना कठिन होता है, जिसके कारण नाम परिवर्तन और फिर बंटवारे की प्रक्रिया वर्षों से अटकी रहती है। वहीं पर इस समस्या को देखते हुए विभाग ने डेथ सर्टिफिकेट की प्रक्रिया को सरल यानी कि आसान बनाने का निर्णय लिया है। अब राजस्व महाअभियान के दौरान ऐसे मामलों में उत्तराधिकारी सफेद कागज पर 100 घोषणा पत्र देंगे, जिसे पंचायत के मुखिया या फिर सरपंच के हस्ताक्षर से प्रमाणित कराया जाएगा। इस दस्तावेज को डेथ सर्टिफिकेट के रूप में मान्य किया जाएगा। इसके अलावा यदि वंशावली में किसी सदस्य के नाम के साथ मृत लिखा है तो फिर उसे भी प्रमाण के तौर पर स्वीकार किया जाएगा। इस निर्णय का सीधा लाभ उन लंबित मामलों को मिलेगा जहां पर केवल डेथ सर्टिफिकेट के अभाव में नाम परिवर्तन या फिर बंटवारा रुका हुआ है। इससे पुराने विवाद और फिर लंबित मामले के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। डीएम को निर्देश दिया गया है कि वे अपने राजस्व पदाधिकारियों को इस आदेश के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। साथ ही यह भी कहा गया है कि अभियान के दौरान सभी पंचायतों में जागरूकता फैलाई जाए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। वहीं पर राजस्व महाअभियान का उद्देश्य न केवल नामांतरण और फिर बंटवारे की प्रक्रिया को तेज करना है, बल्कि ग्रामीण स्तर पर प्रशासन और फिर जनता के बीच विश्वास और स्पष्टता को भी बढ़ाना है। ये कदम किसानों और फिर भूमि स्वामियों के लिए
राहत भरा साबित होगा, जिससे वे अपने भूमि संबंधित कार्य आसानी से और फिर समय पर करा सकेंगे। दोस्तों, बिहार में नीतीश सरकार की तरफ से सड़कों का जाल बिछाया गया है, जिससे एक जिले से दूसरे जिले में पहुंचने के लिए लोगों को सोचना नहीं पड़ता। इस बीच अब नीतीश सरकार रेल मार्गों को दुरुस्त करने में जुट गई है, जब बिहार सरकार की तरफ से बेहद खास योजना बनाई गई है। लोगों की सुविधा के लिए पटना से बिहार के प्रमुख शहरों के बीच सुपरफास्ट ट्रेन सेवा शुरू किए जाने की योजना है। इसे लेकर के केंद्र सरकार और फिर रेल मंत्रालय को जल्द ही प्रस्ताव भेजा जाएगा। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक बीते दिनों बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने राज्य में चल रही केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की थी। इस दौरान न केवल नेशनल हाईवे बल्कि रेल परियोजनाओं को लेकर भी विस्तार रूप से चर्चा की गई। इसका मकसद बिहार के लोगों को सहज संपर्कता सुविधा मुहैया कराना है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR अभियान पर मंगलवार को अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग के रुख को सही ठहराते हुए कहा कि आधार कार्ड को नागरिकता का निर्णायक और फिर एकमात्र प्रमाण नहीं माना जा सकता। जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट किया है कि पहचान और फिर नागरिकता साबित करने के लिए आधार कार्ड के अलावा अन्य मान्य दस्तावेजों की भी आवश्यकता है। वहीं पर मामला बिहार में चल रहे SIR अभियान से जुड़ा है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची में मौजूद नामों और फिर पहचान की सत्यता सुनिश्चित करना है। इस प्रक्रिया में चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को नागरिकता या फिर पहचान के अंतिम प्रमाण के रूप में न मानने का निर्णय लिया है। आयोग का कहना था कि आधार कार्ड में गलत या फिर अधूरी जानकारी होने की संभावना रहती है, इसलिए इसे अकेले अंतिम प्रमाण नहीं बनाया जा सकता है। वहीं पर सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आधार को नागरिकता का निर्णायक प्रमाण मानना सही नहीं है। इसकी भी जांच और सत्यापन जरूरी है। केवल आधार पर निर्भर रहने से गलत नाम या फिर अपूर्ण विवरणी वाली प्रविष्टियां मतदाता सूची में रह सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि नागरिकता साबित करने के लिए पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र या फिर अन्य सरकारी मान्यता प्राप्त दस्तावेजों को भी देखना चाहिए। वहीं पर कोर्ट के इस फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि भविष्य में मतदाता सूची के सत्यापन के लिए केवल आधार कार्ड पर निर्भर नहीं रहा जाएगा, बल्कि अन्य दस्तावेजों का भी सहारा लिया जाएगा। ये फैसला न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में मतदाता सूची के अद्यतन के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नवंबर तक नीतीश की सत्ता से विदाई तय है। जी हां, दरअसल बात है कि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मंगलवार को बक्सर में दावा किया है कि इस साल नवंबर तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सत्ता से विदाई तय है। उन्होंने कहा है कि उनका बेटा देश के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ता है, भले ही बिहार में नहीं, लेकिन वे बिहार को सुधारने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने याद किया है कि उन्होंने भी बोरा बिछा करके सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है और अपने दम पर आगे बढ़े हैं। जी हाँ, वहीं पर डुमरांव में जारी अपनी बदलाव यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि जाति, धर्म और फिर पार्टी की सीमाओं से ऊपर उठ करके बिहार का हर वर्ग बदलाव चाहता है और लालू नीति से छुटकारा पाना जनता की प्राथमिकता बन चुका है। वहीं पर बीजेपी और फिर सत्तारूढ़ दल पर हमला बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया है कि SIR के जरिए गरीब और फिर प्रवासी बिहारी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटने की साजिश हो रही है, क्योंकि सरकार जानती है कि ये वर्ग शराबबंदी और भ्रष्टाचार से नाराज हैं। वहीं पर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि चाहे जितने नाम काट दिए जाए, जो मतदाता बचेंगे वही काफी है। बीजेपी और नीतीश सरकार को सत्ता से हटाने के लिए यह प्रशांत किशोर का यह बयान बिहार की सियासत में हलचल पैदा करने वाला माना जा रहा है। दोस्तों, बिहार में बार बारिश का कहर जारी है, जहां 8 जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। दरअसल बात है कि बिहार में एक तरफ भारी बारिश का कहर जारी है, वहीं दूसरी तरफ बाढ़ का पानी लोगों का सब कुछ बहा ले जा रहा है। जब बिहार में मानसून की सक्रियता के कारण हर जिले में लगातार भारी बारिश हो रही है। जब बिहार में गंगा समेत बिहार की 10 नदियां उफान पर है, जब पटना, भागलपुर, बेगूसराय समेत 7 जिले टापू बन चुके हैं। नवगछिया में 15 करोड़ की लागत से बना रिंग बांध का 70% हिस्सा बह गया है। जब पटना के 7 प्रखंडों की 24 पंचायतें बाढ़ की चपेट में हैं, वहीं बेगूसराय में 137 से अधिक स्कूलों को 14 अगस्त तक बंद कर दिया गया है। भागलपुर, बक्सर और फिर उत्तर पूर्वी भाग के जिलों की स्थिति भी काफी खराब है। बाढ़ की वजह से अब तक 11 लोगों की जान चली जाने की सूचना है। वहीं पर मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तर बिहार के सभी जिलों के लिए खतरे की घंटी है। उत्तर
उत्तर बिहार के जिलों के लिए आज खतरे का दिन है। सुबह से देर रात तक भारी सभी 19 जिलों में भीषण वर्षा होगी। सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया में बहुत ज्यादा भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर और पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में आंधी के साथ भारी बारिश होगी। इसलिए उत्तर बिहार के सभी जिलों में ऑरेंज अलर्ट और फिर पटना सहित दक्षिण बिहार के 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मानसून की द्रोणिका दरभंगा से होकर के गुजर रही है। इनके अलावा बारिश करवाने वाले कई मौसमी सिस्टम एक्टिव है। इसलिए उत्तर बिहार, खास करके हिमालय व तराई वाले जिलों और फिर उत्तर पूर्वी भाग में अत्यधिक वर्षा का पूर्वानुमान है। अनुमान के अनुसार 14 अगस्त तक इसका असर रहेगा, यानी कि कल तक। इसके बाद बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है और नदियों का जलस्तर भी घट सकता है। दोस्तों, बिहार की सियासी गलियारों में इन दिनों एक नया प्रशासनिक तूफान उठ खड़ा हुआ है। जब बिहार के 18 नगर निगमों में अब पटना मॉडल पर अलग अलग अंचलों का गठन किया जाएगा। जननगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने इसको लेकर के 1.5 दर्जन जिलों के जिलाधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए पत्र भेजा है। आदेश में कहा गया है कि नगर निगमों की बड़ी होती हदें अब एक ही कमिश्नर के बस की बात नहीं रही, लिहाजा विकेंद्रीकरण की व्यवस्था लागू करना वक्त की मांग है। इस नई नीति की जद में नालंदा, भोजपुर, रोहतास, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, गयाजी, पूर्णिया, सारण, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर और फिर सहरसा शामिल है। इन सभी जिलों के नगर निगमों में अंचलवार तंजीम तय होगी और प्रस्ताव तैयार करके फौरन रिपोर्ट सौंपने का फरमान जारी हो चुका है। विभाग की दलील है कि जब एक नगर निगम का क्षेत्रफल बहुत बड़ा होता है तो फिर नगर आयुक्त के लिए हर वार्ड में चल रही तरक्की की फाइल पर नजर रखना मुश्किल हो जाता है। नतीजतन कई अहत योजनाएं या फिर तो धीमी पड़ जाते हैं या फिर उनकी गुणवत्ता पर असर पड़ता है। इस प्रशासनिक जाम को तोड़ने के लिए अब अंचल स्तरीय अफसरशाही की तैनाती होगी, जहां आबादी और इलाके के हिसाब से अंचलों की संख्या तय की जाएगी। हर अंचल में कार्यपालक अभियंता और अन्य अफसरों की प्रतिनियुक्ति होगी। ये जोनवार चौकीदार की तरह योजनाओं की निगरानी करेगी। दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि मैं 2020 वाली गलती 2025 में करने नहीं जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है। उन्होंने कहा कि मैंने जो सवाल उठाए थे उनके पीछे एक लॉजिक है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अलग होने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि विपक्ष को जो कयास लगाने हैं वे लगाता रहे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सीतामढ़ी में जानकी मंदिर की शिलान्यास के दौरान मंच पर नहीं होने पर भी सफाई दी है। जी हाँ, वहीं पर बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच अगर किसी नेता की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है तो वे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान है। चिराग पासवान की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उन्होंने अपनी ही सरकार को घेरा है, जिसके बाद से ये कयास लगाए जाने शुरू हो गए हैं कि क्या चिराग पासवान फिर से कुछ करने वाले हैं, क्या वे फिर से 2020 के लिए तरह गठबंधन से अलग होकर के चुनाव लड़ेंगे और सीएम नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। अब इन सब सवालों पर चिराग पासवान का बयान भी आ गया है। चिराग पासवान ने 8 अगस्त को सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के शिलान्यास को लेकर के सबसे पहले अपनी बात रखी और कहा कि जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि मैं मंच पर मौजूद नहीं था, उनको मैं बता दूं कि मैं उस समय सीतामढ़ी में मौजूद था, इसलिए बारिश और फिर जाम की वजह से कार्यक्रम समय से नहीं पहुँच पाया, इस वजह से मंच पर नहीं था। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि पहले से पटना में मेरा कार्यक्रम हुआ था, उसमें शामिल होने के बाद मैं सीतामढ़ी गया था। दोस्तों, बिहार में फ्री बिजली के बाद अब घर घर सोलर पैनल बिहार सरकार लगाने जा रही है। नीतीश सरकार ने उपभोक्ताओं से संवाद किया है। दरअसल बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के साथ संवाद किया। इस दौरान 125 यूनिट फ्री बिजली के फायदे गिनाए और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार सरकार घर घर मुफ्त सोलर पैनल लगवाएगी। अगर किसी उपभोक्ताओं की अपने घर पर सोलर पैनल लगवाने की इच्छा है तो फिर सरकार ये काम करवा देगी, उन्हें कुछ नहीं करना होगा। सीएम नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कहा है कि बिहार के सभी सरकारी भवनों में सोलर पैनल लग रहे हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने खुद अपने सीएम आवास से की थी। अब आम लोगों को भी सोलर पैनल मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि सरकार सौर ऊर्जा को भी काफी बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि साल 2005 से पहले बिहार में बिजली की स्थिति बहुत खराब थी। उस समय कोई भी काम नहीं होता था। राजधानी पटना में भी 7 से 8 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं रहती थी। अन्य सब जगहों पर भी बुरा हाल था।
नीतीश कुमार ने कहा है कि हमारी सरकार बनने के बाद बिजली के क्षेत्र में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर काम शुरू किया गया। जब ऊर्जा विभाग का बजट बढ़ाया गया, बिजली की आपूर्ति बढ़ाई गई, सभी गाँव और फिर टोलों में बिजली पहुँचाई गई। 2015 में 7 निश्चय के अंतर्गत हर घर बिजली पहुँचाने का फैसला लिया गया। 2018 में हर घर में बिजली पहुँचा दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया है कि उनकी सरकार शुरुआत से ही उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध करा रही है। उन्होंने बताया है कि बिजली खरीदने में सरकार को काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है, लागत से ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, फिर भी सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराई जाती रही है। अब सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का निर्णय करके इसे लागू कर दिया है। इससे बिजली उपभोक्ताओं में खुशी है। दोस्तों, देश में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। बिहार में 26 लोगों की जान चली गई है भारी बारिश और बाढ़ की वजह से। कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि दक्षिण भारत से लेकर के मध्य भारत और हिमालय राज्यों तक भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। बिहार और उत्तर प्रदेश में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके चलते निचले इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई शहरों की बस्तियां पानी में डूब गई है और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। बिहार में स्थिति सबसे गंभीर बताई जा रही है, जब बिहार के कई जिलों में जल भराव और फिर बाढ़ से तबाही मच गई है। अब तक 26 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोग घायल हैं। आपदा प्रबंधन विभाग और फिर एनडीआरएफ की टीमें राहत और फिर बचाव कार्य में जुट गई है, जब प्रभावित इलाकों में नाव और फिर ट्रैक्टर से लोगों को निकाले जा रहे हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश में गंगा, घाघरा और फिर शारदा समेत कई नदियां उफान पर है। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने फिर से एक बार क्राइम बुलेटिन जारी किया है, जहां आपराधिक घटनाएं गिना करके नीतीश सरकार को जम करके घेरा है। जहां दरअसल बात यह है कि बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर के एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। जहां एक्स क्राइम बुलेटिन जारी करते हुए कई आपराधिक घटनाएं गिनाते हुए एनडीए सरकार को घेरा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज की ताज़ा आपराधिक खबरें अवस्थ एनडीए सरकार के ऊपर विजय प्राप्त करके अपराधी सम्राट बन गए हैं। इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पर भी निशाना साधा गया। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बिहार में अपराधियों का आतंक, अपराधी हुए घातक बीमारी, सरकार बिहार वासियों के लिए बनी आफत। आज की ताजा आपराधिक खबरें अवस्थ एनडीए सरकार के ऊपर विजय प्राप्त करके अपराधी सम्राट बन गए हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार के तमाम जिलों में बीते कुछ दिनों में घटनीय अपराध की घटनाओं का जिक्र किया है, जिसमें लोगों की जान लेने, अपहरण की घटनाओं का भी जिक्र किया है। दोस्तों, बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से निकल करके बगहा के रिहायशी इलाकों में घूम रहे खूंखार बाघ को वन विभाग की टीम ने आखिरकार पकड़ लिया है। यह सोमवार को बाघ ने खेत में काम कर रहे किसान को मार डाला था। इस घटना के बाद वन विभाग की टीम एक्शन में आ गई और 24 घंटे के भीतर बाघ का रेस्क्यू किया गया। जब बाघ की स्वास्थ्य जांच करने के बाद उसे पटना जू जब भेजा जाएगा। आपको बता दें कि दरअसल वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास सोमवार को एक किसान का शिकार करने वाले बाघ को वन विभाग की टीम ने महज 24 घंटे के भीतर रेस्क्यू कर लिया है। यह घटना विटियार वन प्रमंडल 1 के गोवर्धन वन क्षेत्र से सटे गोराघाट खैरहनी गांव के समीप नड़िया सड़िया में हुई थी, जहां पर खेत में सो रहे किसान मथुरा महतो को बाघ ने अपना शिकार बना लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बाघ ने एक वनकर्मी विजय उरांव पर भी हमला कर दिया, जिससे वे घायल हो गए। हालांकि किसी तरह से बाघ को अपने काबू में कर करके उसको पिंजरे में कैद कर दिया गया। अब इसको पटना चिड़ियाघर भेजने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि और फिर ग्रामीण विकास बैंक की सहायता से बिहार में ग्रामीण सड़कों का जाल बुनने का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। जब बिहार में बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़कों के निर्माण से बिहार की गांवों से शहरों की दूरी लगातार कम होती जा रही है, जबकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ये सड़कें नई गति दे रही है। इस योजना के तहत विभिन्न जिलों में स्वीकृत सड़कों के निर्माण की ग्रामीण कार्य विभाग ने जिलावार प्रगति रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक साल 2023 में राज्य की कुल 2024 ग्रामीण सड़कों के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। उसमें अब तक 1857 सड़कों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। नाबार्ड के सहयोग से निर्मित इन सड़कों की कुल लंबाई 4822 किलोमीटर से भी अधिक है। इसी तरह से इन ग्रामीण सड़कों के साथ साथ कुल 1234 पुलों के निर्माण का लक्ष्य भी नाबार्ड के सहयोग से बनने वाली सड़कों के साथ निर्धारित किया गया था, जिसमें कुल 900 पुलों के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है। बचे हुए पुलों का निर्माण कार्य जारी है।
दोस्तों बिहार में वोट अधिकार यात्रा शुरू होने वाले हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ कई नेता मौजूद रहेंगे। जो आपको बता दूं कि बिहार में एक बार फिर से राहुल गांधी आ रहे हैं। विपक्ष के द्वारा लगातार सत्ता पक्ष पर वोट चोरी करने का आरोप लगा रहे हैं। इसी को लेकर के कांग्रेस वोट अधिकार यात्रा शुरू कर रही है, जिसका पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस यात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी, वाम दल के नेता और भी कई सारे लोग शामिल होंगे। ये यात्रा पूरे बिहार में की जानी है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इस यात्रा का उद्देश्य मतदाता सूची के नाम कटने के मामले पर जनता को जागरूक करना है और चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध दर्ज कराना है। दोस्तों बिहार में एआईएमआईएम तीसरे मोर्चा बनाने की तैयारी में जुट गई है। जहां हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से पार्टी शामिल हो सकते हैं। आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बड़ी रणनीति पर काम कर रही है। जो प्लान है उसके अनुसार माना जा रहा है कि बिहार में तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी में पार्टी जुट गई है। जब पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन आज़ाद ने एक न्यूज़ चैनल पर बातचीत में बताया है कि एआईएमआईएम बिहार में 100 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। आदिल हसन आज़ाद ने कहा कि बिहार नेतृत्व ने ओवैसी साहब को 100 सीटों की सूची सौंप दी है। आखिरी निर्णय उन्हें ही लेना है, लेकिन 100 सीटों पर हमारी तैयारी है। आरजेडी से हम लोग गठबंधन चाहते थे, महागठबंधन में एंट्री चाहते थे ताकि सेक्युलर वोटों का बिखराव नहीं हो। जब हमारी पार्टी के बिहार अध्यक्ष एवं विधायक अख्तर ईमान ने लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन आरजेडी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया। इसलिए अब तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी में हम लोग लग गए हैं। सवाल है कि थर्ड फ्रंट में कौन कौन सी पार्टियां होंगी। तो आदिल हसन आज़ाद ने बताया है कि जो भी दल बीजेपी समेत एनडीए को हराना चाहते हैं वो हमारे साथ आ सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी, चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी, वीआईपी गुप्ता की इनकलाब पार्टी से हम लोगों ने संपर्क साधा है। जब कुछ और भी अन्य दलों से हम लोगों की वार्ता जारी है। गठबंधन के लिए बातचीत चल रही है। जल्द ही तीसरा मोर्चा स्वरूप लेगा। आपको बता दूं कि जो तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद चल रही है उसमें जातीय समीकरण साधने पर विशेष फोकस किया जा रहा है। जब 2020 में भी एआईएमआईएम के नेतृत्व में तीसरा मोर्चा बना था, जिसमें बीएसपी और फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी। थर्ड फ्रंट को 6 सीट आई थी। अगर इस बार ज़्यादा सीटों पर ओवैसी की पार्टी लड़ती है तो महागठबंधन को नुकसान एवं एनडीए को फायदा हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम वोटों में बिखराव हो सकता है। वहीं पर बिहार में मुस्लिम करीब 17% है। जब पिछले विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने आरजेडी के मुस्लिम वोट बैंक में जबरदस्त सेंधमारी की थी। मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके में ओवैसी को 5 सीटें आई थी। दोस्तों बिहार में प्रधानमंत्री मोदी के अधिकारी शराब पार्टी करते हुए धरा गए हैं। दरअसल बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, इसके बावजूद भी आए दिन यहाँ नियमों की खुली धज्जियां उड़ाई जा रही है। शराब के अवैध कारोबारी तो नियमों को ताक पर रख ही रहे हैं, अब अधिकारी भी शराब पार्टी करके कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दरअसल पूरा मामला सारण जिले का है, जहाँ पर केंद्र के अधिकारी सहित 5 लोगों की शराब पार्टी करते गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार सारण जिले की मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित एफसीआई गोदाम में रविवार देर रात शराब पार्टी करते हुए केंद्र सरकार के एक अधिकारी समेत 5 लोगों को पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार एफसीआई गोदाम में चल रही पार्टी की सूचना पुलिस को गुप्त सूत्रों से मिली। यह टीम बनाकर के मौके पर छापेमारी की गई, जहां पर अफरा तफरी मच गई। कई लोग भागने लगे। वहीं पर पुलिस ने एफसीआई के सहायक महाप्रबंधक सहित 5 को गिरफ्तार कर लिया। मौके से शराब की बोतलें और फिर खाने पीने की सामग्री बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपियों को छपरा सदर अस्पताल ले जाकर के मेडिकल जांच कराई गई, जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई। पुलिस ने मुफस्सिल थाना में उत्पाद अधिकार अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करके सभी को न्यायालय में पेश किया। दोस्तों बीजेपी के एक विधायक हैं जिसको आरजेडी से टिकट चाहिए। जी हाँ, तेजस्वी यादव के आवास के बाहर उनकी तस्वीरें आने से हलचल मच गई है। दरअसल बीजेपी के विधायक मिस्त्री लाल यादव मंगलवार को जब तेजस्वी यादव के सरकारी आवास के बाहर दिखे तो चर्चा शुरू हो गई कि क्या वे आरजेडी से टिकट लेना चाहते हैं। जहाँ तेजस्वी यादव के सरकारी आवास के बाहर उनके बेटे सुरक्षा कर्मियों से बातचीत करते हुए भी दिखे। ऐसा कहा जा रहा है कि तेजस्वी के आवास के सामने थोड़ी दूरी पर एक काले रंग की बड़ी गाड़ी खड़ी थी, जिसमें खुद मिस्त्री लाल यादव बैठे हुए थे। कहा जा रहा है कि मीडिया को देखते ही बीजेपी के विधायक ने तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं की। हालांकि बीजेपी के विधायक मिस्त्री लाल यादव ने फ़ोन पर कहा कि मेरे बारे में झूठी खबरें फैलाई जा रही है। मैं तेजस्वी के आवास के पास गाड़ी में नहीं था, जहाँ
पटना हाईकोर्ट गया था किसी काम से, उसके बाद अपने क्षेत्र लौट रहे हैं। मेरा बेटा तेजस्वी के आवास के पास गया था कि नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, उनसे बातचीत नहीं हुई है। आपको बता दूं कि विधायक बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव दरभंगा के अलीपुर से विधायक हैं। जब मिश्री लाल यादव की गिनती दिग्गज नेताओं में होती रही है। 2003 से 2009 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में विकासशील इंसान पार्टी से जीते थे। उन्होंने 2022 में पाला बदल दिया और बीजेपी के साथ आ गए। मिश्री लाल यादव का विवादों से भी नाता रहा है। मिश्री लाल यादव की सदस्यता 20 जून 2025 को समाप्त कर दी गई थी। दोस्तों, बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह से मिलने पहुंचे। इस दौरान दोनों के बीच विधानसभा चुनाव को लेकर के बात हुई, जहां अनंत सिंह की इससे पहले सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से मुलाकात हो चुकी है। जब मुलाकात के दौरान ही अनंत सिंह अशोक चौधरी को अपने मवेशी दिखाने ले गए, जहाँ पर उन्होंने अपनी मुर्रा भैंस और उसका बच्चा दिखाया। इस दौरान मंत्री अशोक चौधरी ने उनसे भैंस के बारे में जानकारी ली। कुछ देर साथ रहने के बाद अशोक चौधरी जब निकले तो उन्होंने कहा कि अनंत सिंह को अगर मोकामा से टिकट मिलेगा तो बिना मेहनत के चुनाव जीत जाएंगे। जहां अशोक चौधरी ने कहा कि अनंत सिंह से हमारे परिवार का संबंध पुराना है। जब 1990 में मेरे पिताजी चुनाव लड़े थे तब मैं अनंत सिंह से समर्थन मांगने गया था। उन्होंने कहा कि बरबीघा विधानसभा से मोकामा विधानसभा क्षेत्र लगा हुआ है। अनंत सिंह मजबूत दावेदार हैं, जब वे जहाँ से चुनाव लड़ेंगे उसको निकाल देंगे। वे बेहतर उम्मीदवार है, जब वे मेरे भाई की तरह है। दोस्तों, बिहार में दूध पीने से एक ही परिवार के 2 बच्चे की जान चली गई है। जहाँ दरअसल बातें हैं कि बिहार के जहानाबाद से ये खबर आई है, जहाँ पर दूध पीने के बाद एक ही परिवार के 2 बच्चे की जान चली गई, जबकि तीसरे की हालात नाजुक बनी हुई है। गंभीर हालात में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। सभी बच्चे अरवल के कलेर प्रखंड के मसदपुर गाँव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दरअसल बिहार के जहानाबाद जिले में दूध पीने से एक ही परिवार के 3 बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। सभी बच्चे कलेर प्रखंड के मसदपुर गाँव के रहने वाले हैं और ये घटना पटना के खीरी मोड़ गांव स्थित ननिहाल में हुई है। जब बाहर से लाया गया दूध बच्चों को पिलाया गया था, जिसके बाद लगभग 1 घंटे के बाद ही उन्हें पेट में असहनीय दर्द होने लगा। तुरंत उन्हें अरवल के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 2 बच्चों की इलाज के दौरान ही जान चली गई, जबकि उनकी बहन की हालात गंभीर है और उनका इलाज चल रहा है। दोस्तों, बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति के चौथे चरण ट्राई 4 का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। ट्राई 4 के तहत करीब 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए समय सीमा तय कर ली गई है। जहां राज्य सरकार ने इस बम्पर बहाली को तत्काल पूरा करने के लिए रास्ता साफ कर दिया है। जहां दरअसल शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया तब शुरू होगी जब बिहार सरकार का शिक्षा विभाग बिहार लोक सेवा आयोग को शिक्षकों की नियुक्ति की अधिसूचना भेजेगा। जहां शिक्षा विभाग ने बिहार के सरकारी विद्यालय में चौथे चरण ट्राई 4 की शिक्षकों की नियुक्ति संबंधित अधियाचना इस माह के अंत तक बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी को भेजने का फैसला लिया है। शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के शिक्षा विभाग ने रोस्टर क्लियरेंस की दिशा में कार्रवाई तेज कर दी है। दोस्तों, अब सेहत के बारे में बात करते हैं। इस खबर में सेहत के बारे में बात करते हैं, तो सेहत के बारे में कब्ज को लेकर के बात करेंगे। जी हाँ, कब्ज एक आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या है, जिसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। खराब डाइट, अनियमित जीवन शैली, मानसिक तनाव या कुछ दवाओं का सेवन और शरीर में पानी की कमी, ये सभी कब्ज की प्रमुख वजह हैं। जब कभी कभी खराब खान पान के कारण अस्थायी कब्ज हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को ये समस्या लगातार बनी रहती है। यदि कब्ज लंबे समय तक बना रहे तो ये पाचन तंत्र को कमज़ोर कर सकता है। जब लंबे समय तक कब्ज रहने से पेट में गैस, एसिडिटी और फिर अपच जैसी समस्याएं हो सकती है। यही नहीं, ये स्थिति बाद में पाइल्स जैसे गंभीर बीमारियों का खतरा भी बन सकती है। इसलिए कब्ज को नज़रअंदाज ना करें और समय रहते उचित खान पान, पानी का पर्याप्त सेवन और फिर नियमित दिनचर्या को अपनाएं ताकि इस बीमारी से निजात मिले। जहाँ हम सभी जानते हैं कि डिहाइड्रेशन कब्ज का कारण बनता है। जब कुछ लोग ऐसे हैं जो कब्ज को दूर करने के लिए भर भर के पानी पीते हैं, लेकिन फिर भी उनकी कब्ज का इलाज नहीं होता है। अगर आप भी कब्ज से परेशान हैं तो आप कुछ देसी हर्ब अपना सकते हैं, अपना करके सेवन करें। कुछ हर्बल पौधों की पत्तियां ना सिर्फ कब्ज का इलाज करती है बल्कि आपके पाचन को भी दुरुस्त करती है। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट आचार्य बालकृष्ण ने कब्ज को दूर करने के लिए जिस औषधि का नाम बताया है वह करी पत्ता। करी पत्ता के नाम से मशहूर इस मीठे नीम की कुछ पत्तियों को अगर दिन में 2 बार खाली पेट खाया जाए तो फिर ये
पत्तियां पुराने से पुराने कब्ज का इलाज कर सकती है। या करी पत्ता की पत्तियों का सेवन करने से पाइल्स की समस्या का खतरा टलता है और पाचन दुरुस्त रहता है। खाली पेट करी पत्ता का सेवन करने से ब्लड की अशुद्धियां दूर होगी। दरअसल आयुर्वेद के अनुसार करी पत्ता सिर्फ एक स्वाद बढ़ाने वाला मसाला नहीं बल्कि एक शक्तिशाली औषधीय पौधा भी है जो खास तौर पर पाचन तंत्र को दुरुस्त करने में मददगार साबित होता है। आयुर्वेद में पाचन क्षमता को जठराग्नि कहा जाता है। अगर रोज करी पत्ता का सेवन किया जाए तो फिर जठराग्नि उत्तेजित होती है और पाचन दुरुस्त रहता है। करी पत्ता भोजन को तोड़ता है और शरीर में ठीक से अवशोषित करता है। इन पत्तों को रोज खाने से पुराने कब्ज का इलाज होता है। दोस्तों बिहार के नवादा जिला के नेमदारगंज थाना क्षेत्र के फरहा गांव में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस से लेकर के ग्रामीणों तक को हैरान कर दिया है। यहां पर 2 सहेलियों के गायब होने से शुरू हुआ यह मामला एक अनोखी शादी की कहानी में बदल गया है। यह घटना 19 जुलाई 2025 की है जब शंकर प्रसाद की 16 वर्षीय बेटी कीमती कुमारी अपनी सहेली काजल कुमारी के साथ फरहा स्कूल में मार्कशीट लेने के लिए गई थी। जब परिजनों को लगा कि दोनों लौट आएगी लेकिन शाम होते होते चिंता बढ़ गई। जब खोजबीन और फिर रिश्तेदारों से पूछताछ के बावजूद भी कोई भी सुराग नहीं मिला तो फिर 21 जुलाई को नेमदारगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। जांच में पता चला है कि कीमती और काजल अकेली नहीं थी बल्कि उनके साथ एक और लड़की कल्पना कुमारी भी थी जो हिसुआ थाना क्षेत्र के सोनसा गांव की रहने वाली है। तीनों किसी के बहकावे में नहीं बल्कि अपनी फिल्मी प्लानिंग के तहत घर से भागी थी। पुलिस जांच में जो खुलासा हुआ है उसने सबको चौंका दिया है। जब तीनों ने आपस में एक परिवार बना लिया था। जब कीमती कुमारी पति की भूमिका निभा रही थी, कल्पना कुमारी पत्नी, जबकि काजल ने देवर की जिम्मेदारी संभाली थी। जब तीनों भाग करके सूरत के पटेल नगर स्थित एक कपड़ा मिल में काम कर रहे थे और खुलेआम पति पत्नी देवर की तरह रह रहे थे। जब सूरत पुलिस और फिर नेमदारगंज पुलिस के संयुक्त अभियान में तीनों को कपड़ा मिल से बरामद करके मंगलवार को नवादा के नेमदारगंज थाना लाया गया। नेमदारगंज थाना के प्रभारी विनय कुमार ने बताया है कि नवादा कोर्ट में तीनों का धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराने की तैयारी चल रही है। जब इस घटना को लेकर के गांव में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। जब कोई इसे दोस्ती की हद बता रहा है तो फिर कोई इसे फिल्मी प्रेमी कहानी बता रहे हैं। इस रिश्ते का भविष्य क्या होगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि फरहा की कहानी अब इलाके की मशहूर कहानी बन चुकी है। दोस्तों देश में इस समय बिहार में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी कि SIR पर बवाल हो रहा है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर के विपक्षी दल, चुनाव आयोग और फिर सत्ताधारी दल बीजेपी पर हमलावर हैं। इस बीच मंगलवार संसद परिसर में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में एक ऐसी फिल्मी डायलॉग मारा जिससे बीजेपी की टेंशन दुगनी होनी है। राहुल गांधी अपने ताजा बयान में एक सीक्रेट प्लान के बारे में इशारा किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कई सीटों पर गड़बड़ हो रही है और ये सब कुछ राष्ट्रीय स्तर पर योजना बना करके किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि पहले हमारे पास कोई सबूत नहीं था लेकिन अब हमारे पास सबूत है। उन्होंने कहा कि हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं और हम इसे करते रहेंगे। असलियत यही कि केंद्र सरकार कुछ बोल नहीं पा सकती है। सच्चाई समूचे देश के सामने है। ये लड़ाई सियासत नहीं बल्कि संविधान बचाने की है, एक व्यक्ति एक वोट की है। आपको बता दूं कि ऐसा माना जा रहा है कि वोटर लिस्ट मामले में राहुल गांधी आयोग से दो हाथ करने की पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लोगों से कहा है कि वोट चोरी एक व्यक्ति एक वोट के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है। निष्पक्ष चुनाव के लिए साफ सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य है। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने एक और सीट से उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। जहां 8 जिले से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव मजबूती से आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। अनुष्का यादव संग रिश्ते का मामला सामने आने के बाद न सिर्फ वो पार्टी से निकाले गए बल्कि पिता लालू प्रसाद यादव ने परिवार से भी अलग कर दिया। कुछ दिनों पहले ही टीम तेज प्रताप का गठन किया गया। बिहार के अलग अलग जिलों के नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं को इस टीम में जोड़ा जा रहा है। इस बीच तेज प्रताप यादव ने एक और सीट से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। तेज प्रताप यादव ने जहानाबाद जिले की घोसी विधानसभा सीट से जयप्रकाश यादव उर्फ गांधी यादव को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। जहां गांधी यादव ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ टीम तेज प्रताप यादव को ज्वाइन किया। इस मौके पर तेज प्रताप यादव ने कहा है कि ये तो शुरुआत है, अभी पाइपलाइन में
कई और नेता और कार्यकर्ता है जो आने वाले दिनों में उनकी टीम का हिस्सा बनने वाले हैं। जहां तेज प्रताप यादव ने कहा है कि और भी सीटों पर हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे। गांधी यादव घोसी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और फिर हमारी टीम को मजबूत करेंगे। दोस्तों, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने खगड़िया में आयोजित एक कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा है कि निषाद का वोट अब बिकेगा नहीं। निषाद अब उन्हें ही वोट करेगा जो उनके हित की बात करेगा। मुकेश सहनी ने कहा है कि पहले शराब और फिर पैसे के बल पर निषादों का वोट खरीद लिया जाता था, लेकिन बाद में इसे कोई पूछता नहीं था। आज हमने ये दिखा दिया है कि अब निषाद केवल मछली नहीं मारेगा बल्कि विधायक भी बनाएगा और सरकार भी। उन्होंने कहा है कि हम लोग लालू यादव की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, जो नीचे बैठने वाले गरीबों को कुर्सी पर बैठने का काम करते हैं। बाबा साहब ने देश की आज़ादी के बाद हम सभी को वोट देने का अधिकार दिया है, जिसमें हम अपनी सरकार चुनते हैं, लेकिन आज उस वोट को छीनने की कोशिश की जा रही है। लोगों का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा है कि हमें अपना वोट और फिर अधिकार बचाना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अब गाँव-गाँव जाने की अपील करते हुए कहा है कि महागठबंधन की सरकार बनाइए, हम सबका कल बेहतर होगा। जब अपनी सरकार बनेगी तो फिर वो हमारी समस्या का भी हल करेंगे।